नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गोदान की समस्याओं के बारे में बताया था। कुछ समस्याएं हमने जानी थी, जैसे कि कृषक जीवन की विसंगतियों का चित्रण, शोषण के विविध रूपों का चित्रण और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प, सेवा का आदर्श। जो इस कुछ एक समस्याएं और कुछ एक जो इसमें संदेश हैं उनके, प्रेमचंद जी के गोदान में, इनके बारे में जाना था हमने। और आज इसके बाद हम जानेंगे अन्य समस्याओं के बारे में और अन्य जो उन्होंने संदेश दिए हैं उनके बारे में। बच्चों, उसके बाद जो हमने देखा सेवा के आदर्श के बाद, अब सामाजिक क्रांति में नारी का योगदान, इसमें जो इन्होंने संदेश दिया है वो कहा है कि गोदान में उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक क्रांति है उसमें नारी का क्या योगदान है। प्रेमचंद जी ने धनिया को एक ऐसी नारी पात्र बताया है जो अपनी दृढ़ता, साहस और कर्मठता के से समाज को हिला कर रख देती है। वो एक बहादुर स्त्री है। वह सामाजिक रूढ़ियों, अन्याय व शोषण से जूझती रहती है। प्रेमचंद जी का मानना है कि नारी की सहायता के बिना सामाजिक क्रांति असंभव है। नारी जब तक ऐसा धनिया जैसा रूप ग्रहण नहीं करेगी तब तक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। मतलब ये है कि प्रेमचंद जी ने नारी को बहुत ही साहसी माना है और एक क्रांतिकारी माना है कि क्रांति, समाज में किसी भी तरह की क्रांति जो है वो नारी ला सकती है। अगला जो संदेश है वो है कि संगठित समाज की परिकल्पना। इस गोदान में प्रेमचंद जी ने बताया है कि संगठित समाज की उन्होंने परिकल्पना करी है, जैसे कि शोषण का विरोध संगठित होकर ही किया जा सकता है। अगर कहीं शोषण हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो एक अकेला व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता और उसको संगठित होकर ही उससे लड़ा जा सकता है। तो संगठित होकर ही व्यक्ति और समाज की स्थिति बदलती है। प्रेमचंद जी का कहना है कि संगठित होकर ही व्यक्ति और समाज की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। संगठन में शक्ति होती है, अकेला इंसान कमज़ोर होता है। जब 1 से 2 मिलते हैं और 2 से 4 होते हैं तो उनमें एक ताकत आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि अकेला इंसान कमज़ोर होता है, मिलकर संघर्ष करने पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर हम सब मिलकर कोई किसी बात के लिए लड़ेंगे तो उसमें हमें सफलता हासिल हो जाती है। गोदान में भोला होरी से कहता है, हमारा शोषण इसलिए होता है क्योंकि हम में एका नहीं है। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। प्रेम और भाईचारे की भावना समाप्त हो गई है। प्रेमचंद जी कल्याणकारी समाज और गांधी जी राम राज्य को लाना चाहते हैं। मतलब प्रेमचंद जी क्या करते हैं कि चाहते थे कि कल्याणकारी समाज हो, उसकी स्थापना हो और गांधीवादी राम राज्य की स्थापना हो। वो चाहते थे कि कोई भेदभाव ना हो और सब इंसान समान हो। समाज ऐसा हो जिसमें ना अन्याय हो, ना अत्याचार, ना आतंक हो और ना ही अंधविश्वास। तो ऐसी समाज की कल्पना प्रेमचंद जी ने की थी और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी संदेश को लेकर उन्होंने गोदान की रचना की थी। प्रेमचंद जी ने कृषक जीवन के साथ समाज की अन्य समस्याओं पर भी विहंगम दृष्टि डाली है। अतः गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का दर्पण है ना, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कृषक के साथ साथ अन्य समस्याएं भी इसमें हैं। तो प्रेमचंद जी ने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो उनसे छूटी हो, नहीं छोड़ी है उन्होंने कोई भी समस्या। सारी की सारी एक कृषक के जीवन से संबंधित समस्याओं को इन्होंने इसमें प्रकट किया है। तो हमने देखा बच्चों कि गोदान की किन किन उद्देश्यों को लेकर गोदान लिखा गया है, किस किस तरह की उसमें समस्याएं हैं। शोषण की समस्या है, कृषक जीवन की समस्या है, विसंगतियां हैं, पूंजीवादी व्यवस्था की समस्या है और उन्होंने स्थापना करी है सेवा के आदर्श की, कि सेवा का भाव अगर व्यक्ति में होता है तो उसको सारी दौलतों से वो सबसे बड़ा है, यदि उसके मन में ये भाव है तो।
और जो नारी को भी उन्होंने सम्मान दिया है और बताया है कि नारी की ताकत को भी, ये नारी में जो वो शक्ति है कि वो किसी के भी सोच को, समाज को, किसी भी देश को, कैसी भी स्थिति को वो बदल सकती है, उसमें वो ताकत है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो शोषण होता है, हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर पाते, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अकेले होकर इस बात को लड़ते हैं। अगर हम सब संगठित हो जाएंगे, सब में एका हो जाएगा, तो किसी भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। तो इस तरह, और साथ में उन्होंने ये कल्पना की थी कि ऐसे समाज की स्थापना हो, ऐसा समाज हो जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव और शोषण, अत्याचार न होता हो। बहुत सुंदर सब कुछ समाज हो, सब सुखी हों, सब समान हों और बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहे हों। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रेमचंद जी ने किस तरह से इसमें इन समस्याओं को बताया है और क्या संदेश दिया है। अब बात हम करते हैं इनकी भाषा शैली की। गोदान की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। आप लोग बच्चों जानते ही हो कि जो प्रेमचंद हैं वो बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही उनके उपन्यासों में, कहानियों में सरल भाषा हमें देखने को मिलती है और इनके कहानियों और उपन्यासों की ये विशेषता है कि उसमें ये सरल भाषा के साथ साथ लोकोक्तियाँ और मुहावरों का बहुत प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी उन्होंने जगह जगह अब ऐसे ऐसे शब्द लिए हैं, ऐसी लोकोक्तियाँ ली हैं, ऐसे मुहावरे लिए हैं जिससे कि उपन्यास में सरसता आ जाती है। जैसे कि रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता, मतलब वो बीच बीच में ऐसी बात कह जाते हैं जिससे कि बहुत ही उसमें रोचकता आ जाती है। कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। मतलब प्रेमचंद जी बहुत गूढ़ बातों को बहुत ही सरल तरीके से कहे जाते हैं। और मुहावरे हैं इनमें जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, इसमें बहुत सारे मुहावरे हैं। 2-4 उदाहरण हैं, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह में ताला लगना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, बिन घर भूत का डेरा। तो इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस तरह की दी हैं और ठेठ देसी भाषा का वहाँ प्रयोग किया है। जहाँ की वो कथा है, उस गांव के वो शब्द भी उसमें आ गए हैं। और जहाँ उसकी नगरी जीवन की बात है, क्योंकि 2 कहानियाँ, 2 कथाएँ इसमें समानांतर चलते हैं, तो गांव की कृषक जीवन की और एक नगरी जीवन की। तो वहाँ पर जब वहाँ का वातावरण आता है तो उनकी भाषा बिल्कुल उसी तरह नगरी सभ्यता जैसी हो जाती है, और जब गांव का आता है तो गांव की भाषा इसमें देखने को मिलती है। तो शैली भी इनकी भावात्मक है, अलंकारिक है और चित्रात्मक शैली है। बहुत ही सुंदर इसमें भाषा का और शैली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, आपने देखा कि गोदान उपन्यास किस तरह से रचा गया और इसमें क्या क्या संदेश है। गोसारी कथा गोदान के ऊपर, गोदान से ही संबंधित है। एक होरी जो एक मामूली सा कृषक, उसकी जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि वो गाय पाले, वो एक गाय खरीदे, गाय उसके द्वार पे बंधी रहे तो वो उसकी प्रतिष्ठा का सूचक हो, कि जो भी देखे कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी गाय का होना। तो वो अभिलाषा लेके वो अंतिम समय तक इसी अभिलाषा के साथ इस दुनिया से विदा हो जाता है, क्योंकि गाय के कारण ही वो एक उधार भी ले लेता है भोला से। और जब गाय लेता है तो गाय के कारण ही उसके गोबर, जो उसका बेटा था वो और भोला की विधवा पुत्री, उससे आपस में उनका प्रेम होता है। उनके कारण उसको पुलिस की सहनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है और चक्कर उसके मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। गाय घर में आती है तो उसका भाई हीरा उसको जहर दे देता है गाय को, और उसको उस डर से वो भाग भी जाता है घर से। तो उसके परिवार की जिम्मेदारी उसके पास आ जाती है। तो एक गाय जो थी, गाय के कारण उसकी जो इच्छा थी, वो सब मुसीबतें धीरे धीरे उसके ऊपर सर के ऊपर आके बैठती ही जाती हैं। और अंत समय में इच्छा उसकी ये रहती है कि मैं किसी तरह से गाय खरीद लूँ, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाती और वो कर्ज में डूबता ही चला जाता है। कृषक से वो मजदूर बन जाता है। मजदूरी करते करते उसको जब घर पे लाते हैं और वो निढाल हो जाता है, अंतिम समय उसका जब होता है
तो वहाँ के जो पंडित हैं वही बात कहते हैं कि इसका तो स्वर्ग तभी मिलेगा, इसका मोक्ष तभी मिलेगा जबकि एक गाय इनके नाम से दान की जाए। तो मतलब कैसी विडम्बना है कि वो जो कृषक है वो एक किसान उसको जीवन भर एक गाय के लिए तरसता रहता है और अंत में जो कभी गाय नहीं ले सका उसके मृत्यु पर वो कहते हैं कि एक गाय दान की जानी चाहिए। तो इस तरह से जो गोदान है उपन्यास वो प्रेमचंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और इसमें कृषि जीवन की त्रासदी का वर्णन है। तो बच्चों ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से था। मुझे विश्वास है कि आपको गोदान के बारे में समझ में आया होगा और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपकी समस्या दूर करूँगी। एक शेष अगले वीडियो में। आज इतना ही, नमस्कार।